हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट आईओटी पढ़ाने वाला हूं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। और आज की वीडियो में जो भी मैं कवर करने वाला हूं वो स्ट्रिक्टली आरटीयू सिलेबस पर बेस्ड है। आरटीयू में 7 सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस में आईओटी सब्जेक्ट आता है, तो उसका एक एक टॉपिक मैं आपको जिस्ट देने वाला हूं कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है। आपको एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आपको कैसे अप्रोच करना है, और डायग्राम ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाने हैं, ब्लॉक डायग्राम ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाने हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे एग्जांपल्स के साथ और कैसे आपको उसको अप्रोच करना है, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, पर उससे पहले एक बारी आरटीयू का आईओटी का सिलेबस देख लीजिएगा कि ये स्ट्रिक्टली उस पर ही बेस्ड है। तो आईओटी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देने हैं। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो हमें एग्जांपल के साथ क्वेश्चन को समझाना है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी की लाइफ भी बता सकती है। तो इसको हम सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसको हम एक सबसे पहले मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। हम एक लेंगे पेशेंट का एग्जांपल। किसका एग्जांपल लेंगे? पेशेंट का एग्जांपल लेंगे। हम लेंगे केस 1 और केस 2। केस 1 है जहां पर आईओटी यूज नहीं हो रही है, केस 2 जहां पर आईओटी यूज हो रही है। केस 1 में क्या है? एक हर्ट पेशेंट है, वो करंटली अपने घर पर है, और अगर उसे हर्ट में दर्द महसूस होता है तो वो तड़पेगा। तड़पेगा, हो सकता है जमीन पे भी गिर जाए। फिर किसी वो बोल तो पा नहीं रहा है क्योंकि उसके हर्ट पे भी दर्द हो रहा है, तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। कुछ देर बाद उसके अगर फैमिली मेंबर्स को रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है, तो उसकी फैमिली मेंबर्स तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करते हैं। हॉस्पिटल में फिर एम्बुलेंस को भेजा जाता है। एम्बुलेंस आती है और पेशेंट को लेकर जाती है, उसमें भी टाइम कंज्यूम होता है। फिर जो डॉक्टर होता है वो सारी पेशेंट की हालत देखता है कि पेशेंट कितना क्रिटिकल है, उसके हिसाब से ऑपरेशन थिएटर को तैयार करता है, मेडिसिन को लाता है, फिर उसका ऑपरेशन होता है। तो ये पहला केस काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरे केस में क्या है? जो पेशेंट है, मतलब ये पेशेंट है, उसने अपने हाथ में क्या पहना हुआ है? एक आईओटी का बैंड पहना हुआ है। आईओटी का बैंड पहना हुआ है। ये आईओटी का बैंड ये डिटेक्ट करता है कि जैसे ही पेशेंट के हार्ट में दर्द होता है, तो ये आईओटी का बैंड जो भी इस पेशेंट का हाउस है, उसका जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, उसमें एक जो चीफ डॉक्टर है उसे क्या कर देता है? इन्फॉर्म कर देता है। चीफ डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देता है। चीफ डॉक्टर को तुरंत पता लग जाता है कि पेशेंट की हालत कितनी क्रिटिकल है। चीफ डॉक्टर फटाफट एम्बुलेंस को भेजता है। जैस जितने टाइम में एम्बुलेंस ला रही है ना पेशेंट को, उतने टाइम में उसको सिचुएशन तो पता लग गई है कि पेशेंट कितना क्रिटिकल है, पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। तो जब एम्बुलेंस अपना काम कर रही है तो डॉक्टर पेशेंट थिएटर को थिएटर को नर्सिस को सबको प्रिपेयर कर लेता है, मेडिसिन को प्रिपेयर कर लेता है, और जैसी एम्बुलेंस आती है तो डॉक्टर तुरंत ही उसका इलाज कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसी की जान भी बचा सकती है, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी एप्लीकेशन आ जाए इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो आप इस एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कितनी पावरफुल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 हमारे पास बनता है, व्हाट इज द लॉजिकल डिजाइन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबसे पहले एग्जाम में आ सकता है बड़े मार्क्स में, लॉजिकल डिजाइन बताओ भाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो काफी ज्यादा आसान है। लॉजिकल डिजाइन क्या होता है? आपने एब्स्ट्रैक्शन तो पढ़ी ही होगी ऊप्स में, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ी होगी, पर मैं आपको बताया तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है ओनली इसेंशियल चीजों को दिखाना, बाकी लो लेवल इंप्लीमेंटेशन को नहीं दिखाना। एसेंशियल चीजों को दिखाना और लो लेवल इंप्लीमेंटेशन को नहीं दिखाना। मतलब कि जब हम इसका एक एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए? कि क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ है, इंजन कैसे इंटरनली वर्क कर रहा है, उसकी हमें नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तो बस इसेंशियल चीजों को दिखाना, एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन करना विदाउट गोइंग टू द इंटरनल डिटेल्स। तो लॉजिकल डिजाइन का मतलब यही होता है। और लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी में आपको तीन चीजों को एक्सप्लोर करना है। और अगर आपने तीन चीजों को डायग्राम के साथ, एक एक को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करा, तो आपके नंबर कहीं भी नहीं जा रहे सब। और वो तीन चीजें होती हैं आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स, आईओटी कम्युनिकेशंस मॉडल, और आईओटी कम्युनिकेशन एपीआई। तो यहाँ पर जो भी मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये मात्र 29 पेज के नोट्स हैं, और शुरू के 4 जो पेज है उसमें लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी के बारे में एक्सप्लेन करा गया है, मतलब इन तीनों चीजों के बारे में एक्सप्लेन करा गया है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये आईओटी फंक्शनल ब्लॉक क्या होते हैं।
तो चलते हैं और हम पढ़ते हैं कि आईओटी फंक्शनल ब्लॉक आखिरकार ये होते क्या है। तो आईओटी फंक्शनल ब्लॉक, तो यहाँ पर ना मैंने हिंदी में लिख रखा है सब कुछ ताकि आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आए। तो आईओटी फंक्शनल ब्लॉक क्या होते हैं? जो भी हमारे पास आईओटी सिस्टम होता है ना, लेट्स सपोज ये आईओटी सिस्टम है, तो एक आईओटी सिस्टम में ना बहुत सारे आईओटी फंक्शनल ब्लॉक होते हैं जो कि आईओटी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर पाए, सेंस कर पाए, एक्चुएट कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए और मैनेज कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर आईओटी फंक्शनल ब्लॉक को जानने से पहले ना यहाँ पर हमें दो टर्म्स जाननी बहुत जरूरी है कि सेंसर क्या होता है और एक्चुएटर क्या होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है पेपर में, मतलब आईओटी के पेपर में आप कहीं भी लैग कर रहे हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में मैं क्या लिखूं, ठीक है, तो आप वहां पर सेंसर और एक्चुएटर के बारे में लिख सकते हैं। तो नोट्स में थोड़ी सी हम नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि सेंसर और एक्चुएटर मैंने कहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर बने रहिएगा। तो सेंसर और एक्चुएटर ये होता है। तो यहाँ पर मैंने सेंसर और एक्चुएटर के बारे में बता रखा है। तो सेंसर क्या होता है? सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है। सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है। एक्चुएटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमें आउटपुट देता है। तो सेंसर क्या करता है? जो भी इन्वायरमेंट से इनपुट आ रहा है उसे डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद जो भी इनपुट आता है उस पर रिस्पॉन्ड करता है। यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, डिवाइस दैट डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड टू सम टाइप ऑफ इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। मतलब जो भी इन्वायरमेंट से इनपुट आ रहा है, पहला बात उसे डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट कर लिया, डिटेक्ट करने के बाद खाली थोड़ी बैठेगा, उसे रिस्पॉन्ड भी करता है। और दूसरी बात, जो भी उसने रिस्पॉन्ड करा है वो भी क्या करता है? सेंड टू प्रोसेसर और कंट्रोलर फॉर देम टू वर्क। मतलब कि जो भी उसने डिटेक्ट किया है उसे कहां पर भेज देता है? प्रोसेसर में, कंट्रोलर में, जहां पर भी वो इनपुट जो है उसे प्रोसेस करा जाता है। आफ्टर प्रोसेसर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो कहां पर जाती है? एक्चुएटर में जाती है। तो पहले सेंसर में, फिर प्रोसेसर में, फिर एक्चुएटर में जाती है। एक्चुएटर क्या होता है? आउटपुट ऑफ द सिस्टम प्रोवाइड करने के काम आता है। अगर एक्चुएटर की आपको डेफिनेशन लिखने को आए तो एक्चुएटर का मतलब होता है प्रोवाइड मैकेनिकल रिस्पॉन्स। ये मैकेनिकल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। हमने स्विच जलाया और स्विच जलाने के बाद आउटपुट क्या आया उसका? एलईडी लाइट अप हो गई। एलईडी क्या हो गई? लाइट अप हो गई। यहाँ पर मैं बल्ब बना देता हूँ, एलईडी लाइट अप हो गई। तो जो ये एलईडी का लाइट अप है यही आउटपुट है और ये एक्चुएटर करता है। मैंने जब भी अलार्म बजा, अलार्म बजने पे साउंड आती है ना, तो वो क्या होता है? वो एक्चुएटर देता है वो साउंड। तो यहाँ पर डायग्राम से मैंने यहाँ पर समझा रखा है। आप अलार्म लाइट का एग्जांपल समझा सकते हैं। जितने आप डायग्राम बना के आएंगे ना उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि थ्योरी आप याद नहीं कर सकते हो कि इतनी डिफिकल्ट थ्योरी है इसकी। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिख रखी है और डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ से क्या है हमारे पास? एक्चुएटर सबसे पहले क्या होता है? इन्वायरमेंट से इनपुट आता है और वो इनपुट सेंसर डिटेक्ट करता है और उस पर रिस्पॉन्ड करता है। फिर उसे वो एम्पलीफायर पे भेज देता है। एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर देता है जो भी सिग्नल्स वगैरह हैं और उसे एक्चुएटर की तरफ भेज देता है। और एक्चुएटर का काम क्या है? आउटपुट देना। और यहाँ पर अगर अलार्म है तो अलार्म बज जाएगा, लाइट है तो लाइट जल जाएगी। तो इस ब्लॉक डायग्राम से आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं किसको? सेंसर को और एक्चुएटर को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंटेंट कम पड़ रहा है ना लिखने के लिए, तो आप सेंसर और एक्चुएटर को वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइप ऑफ सेंसर भी होते हैं पर हम उसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, वो नीचे है। अभी हम अपनी पहली वाली स्लाइड में आ जाते हैं जहां पे हमने रोका था अपने आप को। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा से दोहरा देता हूँ, लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी का मतलब है केवल एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन करना, बाकी डिटेल्स को हाइड कर देना। इसमें तीन चीजें आती है: आईओटी फंक्शनल ब्लॉक्स, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल और आईओटी कम्युनिकेशन एपीआई। आईओटी फंक्शनल ब्लॉक क्या है? आईओटी फंक्शनल ब्लॉक एक आईओटी सिस्टम में बहुत सारे क्या होते हैं? आईओटी फंक्शनल ब्लॉक होते हैं जो कि आईओटी को आइडेंटिफाई, सेंसिंग, एक्चुएशन, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट करने के काम में आते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई मतलब कि डिटेक्ट करना, सेंसिंग मतलब सेंसर सेंसिंग करता है, एक्चुएशन एक्चुएटर करता है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लो एक ह्यूमन बीइंग है और एक ना लाइट है हमारे पास, ठीक है। अब ये लाइट क्या है? ये आईओटी पर काम करती है। अब इस आईओटी डिवाइस का ह्यूमन से कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है और इस ह्यूमन का आईओटी डिवाइस से भी कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है।
अगर ये एक दूसरे आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे तो IoT डिवाइस का फायदा क्या होगा। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर आ जाती है हमारे पास मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर IoT डिवाइस खराब हो जाता है तो कोई मतलब नहीं है, ना कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगी, ना सेंसिंग अच्छे से हो पाएगी, ना एक्चुएशन अच्छे से हो पाएगी। तो बस यही है IoT फंक्शनल ब्लॉक के बारे में। IoT फंक्शनल ब्लॉक में एक डायग्राम भी है यहाँ पर हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वो डायग्राम कैसे बनाना है। काफी अच्छा डायग्राम है ये वाला डायग्राम है। देखो ये हमारे पास IoT डिवाइस है, ये हमारे पास एक IoT डिवाइस है। इस डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको समझना है। ये डायग्राम आगे भी आएगा, तो इस डायग्राम को आप जितना अच्छे से समझोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक IoT डिवाइस है। IoT डिवाइस क्या हो सकता है, एक सेंसर हो सकता है। इट इज अ सेंसर यूज्ड फॉर सेंसिंग, एक्चुएशन, मॉनिटर एंड कंट्रोल। तो आप ऐसे पहले डायग्राम बना सकते हैं और इनके बारे में छोटा छोटा लिख सकते हैं। और जो IoT डिवाइस है वो किसी एप्लीकेशन, मतलब आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन होगी ना, मतलब कि अगर एक ट्यूबलाइट है वो IoT बेस्ड है, तो उसको आप ऑपरेट कैसे करेंगे, उसको आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं क्लैप कर कर। अगर आप 2 बारी क्लैप करेंगे तो वो लिटअप हो सकती है, या फिर एप्लीकेशन से भी वो लिटअप हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है मोबाइल में, मतलब UI, यूजर इंटरफेस होता है, जो कि डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करने के लिए हमें कम्युनिकेशन लेयर चाहिए, और कम्युनिकेशन की मैंने आपको महत्वपूर्णता बताई कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के बाद यहाँ पर एक सर्विसेज भी होती है। सर्विसेज मतलब सेवा, यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख रखा है सेवा, ताकि आपको रिवाइज करने में काफी ज्यादा आसानी हो। इसका मतलब है डिवाइस को मॉनिटर एंड कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं सर्विसेज का मतलब है डिवाइस को मॉनिटर एंड कंट्रोल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं हर ब्लॉक के बारे में मैंने छोटा छोटा लिख रखा है, ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। और आजू बाजू में क्या है, हमारे पास सिक्योरिटी है और मैनेजमेंट है। सिक्योरिटी का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंटीग्रिटी, इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट की मतलब मैनेज करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिक्योरिटी ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पर एक पेन है, और वो पेन ना IoT डिवाइस है। अब वो एक कंपनी ने एक यूजर को दिया है। अब यूजर अपनी पर्सनल डिटेल्स उस पेन को देता है। अब वो पर्सनल डिटेल काफी ज्यादा प्राइवेट भी हो सकती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका मिसयूज भी कर सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन या फिर हैकर्स इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये खास ध्यान रखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को ये खास ध्यान रखना होता है कि कोई भी इसका मिसयूज ना करे, कोई भी इसका मिसयूज ना करे। तो उनको सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता है। और वो कैसे सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, बाय ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और इंटीग्रिटी। तो IoT फंक्शनल ब्लॉक में आप ये बता सकते हैं। फिर अगले की तरफ चलते हैं। जो दूसरा हमारा था वो था IoT कम्युनिकेशन मॉडल। तो अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है IoT कम्युनिकेशन मॉडल। मैं आपको बता ही चुका हूं कि IoT में कम्युनिकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके कुछ मॉडल्स होते हैं, और मेजोरिटी 4 मॉडल्स होते हैं, जो कि मैंने आपको स्क्रीन के सामने लिख रखे हैं। एक एक कर हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें कि हम ये वाला ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। बाकी तीनों के ब्लॉक डायग्राम नेक्स्ट पेजेस पर है, तो आप चिंता मत करिएगा। तो यहाँ पर एक क्लाइंट होता है जो कि सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को, और सर्वर से रिसोर्सेज अटैच होते हैं। तो आप छोटा छोटा लिख सकते हैं हर मॉडल के बारे में। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर की तरफ, और सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट की तरफ। अगला जो मॉडल है वो है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। तो अब हम बढ़ते हैं पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल की तरफ। तो पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल में मेजॉरिटी 3 चीजें होती हैं, पब्लिशर, ब्रोकर और कंज्यूमर। पब्लिशर क्या करता है, डेटा को कलेक्ट एंड पब्लिश करता है। ब्रोकर डेटा को मैनेज करता है। कंज्यूमर डेटा को सब्सक्राइब करता है। अब जो बुक्स हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी थ्योरी लिखी रखी है, पर पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल का यही मतलब होता है। सिंपली इसमें 3 व्यक्ति होते हैं, पब्लिशर, ब्रोकर और कंज्यूमर। पब्लिशर का काम है डेटा को कलेक्ट और पब्लिश करना, और उसको उसको डेटा देना है ब्रोकर को। और ब्रोकर का काम है डेटा को मैनेज करना, और ब्रोकर डेटा को दे देता है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर डेटा को सब्सक्राइब करते हैं। तो आप इन तीनों के बारे में बता सकते हो, इन तीनों का छोटा छोटा फंक्शन बता सकते हो, और इसका ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर है। आप इजिली इसको कर सकते हो याद। अगले मॉडल की तरफ आते हैं, पुश पुल मॉडल। देखो पुश पुल आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में पढ़ा होगा। पुश पुल का मतलब कुछ नहीं होता है, स्टैक और क्यू में यूज होता है। अब पुश पुल मॉडल में भी 2 व्यक्ति होते हैं, एक प्रोड्यूसर होता है और एक कंज्यूमर होता है। प्रोड्यूसर डेटा को पुश करता है क्यू के अंदर, और कंज्यूमर डेटा को पुल करता है क्यू से।
तो यहाँ पर आप ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हो कि यहाँ पर पब्लिशर है, पब्लिशर डेटा को डालता है, पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, क्यू के अंदर डेटा को इंसर्ट करता है, और एक बार क्यू के अंदर क्या आ गया, डेटा आ गया, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, तो क्यू के अंदर डेटा जब आ जाता है तो क्यू के अंदर डेटा को पुल करता है कौन, कंज्यूमर करता है, पुल मतलब खींचना, तो यही होता है पुश पुल मॉडल, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अगला मॉडल है हमारे पास फुल्ली डुप्लेक्स मेथड, फुल्ली डुप्लेक्स मॉडल या फिर एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। तो हमने पहला मॉडल पढ़ा था रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल या फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो उसमें क्या था कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर रिस्पांस भेजता है। फुल्ली डुप्लेक्स का मतलब है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों भेज सकता है, साइमल्टेनियसली सर्वर भी रिक्वेस्ट और रिस्पांस दोनों भेज सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कम्युनिकेशन मॉडल खत्म होते हैं, जो कि 4 तरीके के कम्युनिकेशन मॉडल थे। फिर हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं, आईओटी कम्युनिकेशन एपीआई पर। तो जैसे ही आईओटी कम्युनिकेशन एपीआई आ जाए तो आपको दो चीजों को एक्सप्लेन करना है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। एक तो रेस्ट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआई और वेब सॉकेट बेस्ड कम्युनिकेशन एपीआई। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिख रखे हैं। तो जो रेस्ट होता है वो स्टेटलेस होता है, वेब सॉकेट स्टेटफुल होता है। स्टेटलेस का मतलब होता है ऑल रिक्वेस्ट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ऑल रिक्वेस्ट, हर एक रिक्वेस्ट जो भी बनती है वो इंडिपेंडेंट होती है ईच अदर से। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन मॉडल होता है रेस्ट में यूज, वो होता है रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल, और वेब सॉकेट में होता है फुल्ली डुप्लेक्स मेथड। थर्ड पॉइंट है ईच रिक्वेस्ट इन्वॉल्व सेटिंग अप अ न्यू टीसीपी कनेक्शन। हर रिक्वेस्ट इन्वॉल्व करती है, हर रिक्वेस्ट के पास अपना एक टीसीपी कनेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑल रिक्वेस्ट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होती है। कोई भी रिक्वेस्ट किसी पर भी डिपेंड अगर नहीं करेगी तो हर रिक्वेस्ट का अपना एक टीसीपी कनेक्शन होगा, जाहिर सी बात है। तो आप फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे पर डिपेंड कर सकती हैं तो सिंगल टीसीपी कनेक्शन होता है वेब सॉकेट में। यहाँ पर हेडर ओवरहेड होता है, जब हर रिक्वेस्ट के लिए अपना एक टीसीपी कनेक्शन होगा तो इतने सारे जब टीसीपी कनेक्शन हो जाएंगे तो हेडर ओवरहेड होना जरूरी है। यहाँ पर सिंगल टीसीपी कनेक्शन होता है तो इस वजह से हेडर ओवरहेड नहीं होता है। अब यहाँ पर हेडर ओवरहेड है तो ये रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूजफुल नहीं होती है, ये रियल टाइम आरटीए मतलब रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूजफुल नहीं होती है। इसमें हेडर ओवरहेड नहीं है तो ये रियल टाइम एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को ना रिलेट करके याद कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ था हमारे पास स्टेटलेस कि ऑल रिक्वेस्ट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, और अगर सारी रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंट होंगी ईच अदर के तो हर रिक्वेस्ट का अपना एक टीसीपी कनेक्शन होगा। अगर हर रिक्वेस्ट का अपना एक टीसीपी कनेक्शन होगा तो हेडर ओवरहेड होगा, हेडर ओवरहेड होगा तो यहाँ ये रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए यूजफुल नहीं होगी। तो आप पॉइंट्स को रिलेट कर कर इसे याद कर सकते हैं और इसमें कौन सा कम्युनिकेशन मॉडल यूज हो रहा है ये भी आप याद कर सकते हैं। तो शुरू के 4 पेज हम यहाँ पर टैकल कर चुके हैं और ये बिल्कुल हमने एक क्वेश्चन ही पढ़ा है कि आईओटी में लॉजिकल डिजाइन क्या होता है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन समझानी है, फिर आपको 3 चीजों को समझाना है, आईओटी फंक्शनल ब्लॉक क्या होता है, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है और आईओटी कम्युनिकेशन एपीआई क्या होती है। यहाँ पर हम दूसरे मॉडल की तरफ पढ़ते हैं जो कि है आईओटी रेफरेंस मॉडल। ये जो हमारे पास है एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि आईओटी रेफरेंस मॉडल क्या होता है। अ रेफरेंस मॉडल डिस्क्राइब्स द डोमेन यूजिंग अ नंबर ऑफ सब मॉडल्स। यहाँ पर ना मैंने काफी सारी डेफिनेशन देखी थी कि मैं किस तरीके से आईओटी रेफरेंस मॉडल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं, तो मेरे को ये बेस्ट लाइन मिली। तो इसको बेस्ट लाइन को आपको याद कर लेना और एग्जाम में लिख देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ना, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, क्या होता है हमारे पास डायग्राम होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास डायग्राम है और इस डायग्राम को हमें और अच्छे से समझना है और इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आईओटी रेफरेंस मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 डब्बे बनाने हैं हमें, और 3 डब्बों में सबसे पहला डब्बा जो होता है वो होता है आईओटी डोमेन मॉडल। आईओटी डोमेन मॉडल, आईओटी तो हम पढ़ ही रहे हैं। मॉडल क्या होता है कि जो सारा डेटा कलेक्ट करके रखता है, जो जिसके पास सारा क्या होता है, डेटा होता है। मॉडल का मतलब जिसके पास सारा डेटा होता है। डोमेन का मतलब होता है उस डेटा की रेंज क्या है, मतलब वो डेटा 1 से लेकर 100 तक हो सकता है, 1 से लेकर 1000 तक हो सकता है, उस डेटा की रेंज क्या है, ठीक है। तो आईओटी डोमेन मॉडल अपने आप में ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, मॉडल जो डेटा को रखता है और डोमेन उस डेटा की रेंज क्या हो सकती है। तो आईओटी डोमेन मॉडल एक रॉ डेटा रखता है, क्या रखता है, रॉ डेटा रखता है, और वो रॉ डेटा कहां पर जाता है, आईओटी इंफॉर्मेशन मॉडल के पास। आईओटी इंफॉर्मेशन मॉडल क्या करता है, उस रॉ डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है और जनरेट करता है, और उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को कहां पर पास करता है, आईओटी फंक्शनल मॉडल में। और आईओटी फंक्शनल मॉडल
उसे कहां पर यूज कर सकता है? एक तो IoT कम्युनिकेशन मॉडल में यूज कर सकता है और IoT ट्रस्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मॉडल में यूज कर सकता है। तो IoT फंक्शनल मॉडल उसे कहां पर यूज कर सकता है? IoT कम्युनिकेशन मॉडल में यूज कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हर आंसर में आप IoT कम्युनिकेशन मॉडल को लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन के वो 4 मेथड, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, पब्लिश सब्सक्राइब हो गया, फुल्ली डुप्लेक्स मेथड हो गया, और हमारे पास पुश पुल मेथड हो गया। तो इन चारों को आप यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन कि बताओ भाई IoT रेफरेंस मॉडल क्या है, तो आपको ये एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, ये ब्लॉक डायग्राम लिखना है आधे पन्ने पे, और फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि IoT रेफरेंस मॉडल आखिरकार होता क्या है। और फिर IoT रेफरेंस मॉडल के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ डिवाइसेस टाइप्स आर IoT डोमेन मॉडल। IoT डोमेन मॉडल में 3 टाइप के डिवाइसेस होते हैं, सेंसर, एक्चुएटर और टैग्स। तो जब आप IoT डोमेन मॉडल को समझाएंगे तो आप बता देना IoT डोमेन मॉडल में 3 टाइप के डिवाइस होते हैं। आप सेंसर को समझा सकते हो, एक्चुएटर को समझा सकते हो। अब ये कैसे समझा सकते हो वो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, और इसका डायग्राम भी नीचे है, तो आप डायग्राम को भी देखकर समझा सकते हो। टैग्स क्या होते हैं? ठीक है, टैक्स के बारे में आते हैं। तो टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो टैक्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। टैक्स क्या होते हैं बेसिकली? तो इन जनरल आइडेंटिफाई द फिजिकल एंटिटी दैट दे आर अटैच्ड टू। इट कैन बी डिवाइसेस और फिजिकल एंटिटी बट नॉट बोथ ऑफ देम। तो आपने देखा होगा कि Amazon पे क्या होता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो उस पे एक टैग लगा होता है, जैसे न्यू कर कि ये नया प्रोडक्ट है या फिर हॉट सेलिंग वगैरह। तो इन जनरल आइडेंटिफाई द फिजिकल एंटिटी दैट दे आर अटैच्ड टू, मतलब टैग एक ऐसी चीज होती है जो फिजिकल एंटिटी से अटैच्ड होती है, और वो आइडेंटिफाई करती है उसी फिजिकल एंटिटी को जिससे वो अटैच है। दोबारा मैं दोहराता हूँ, टैग एक ऐसी चीज होती है जो फिजिकल एंटिटी से अटैच होती है, और टैग का काम क्या होता है? वो आइडेंटिफाई करती है उस फिजिकल एंटिटी को जिससे वो अटैच है। यही मैंने सिंपल हिंदी भाषा में आपको बता दिया जो इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है। आगे आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन आपके सामने, मैं दोबारा बता देता हूं समरी। क्वेश्चन आपके सामने आएगा IoT रेफरेंस मॉडल क्या होता है, तो आपने ये डेफिनेशन लिखी, आपने ब्लॉक डायग्राम बनाया, ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन करा। जब आप IoT डोमेन मॉडल समझा रहे हो तो आप बोल देना उसमें 3 डिवाइस होते हैं, सेंसर, एक्चुएटर समझा देना, उसका डायग्राम बना देना, टैग समझा देना, और IoT फंक्शनल मॉडल। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो यहाँ पर IoT जो फंक्शनल मॉडल होता है, IoT फंक्शनल मॉडल का भी एक ब्लॉक डायग्राम होता है, तो उसको भी आपको बना देना है, क्योंकि जितने हम डायग्राम बनाएंगे ना उतना हमारे लिए यूजफुल रहेगा। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं थोड़ी सी ऊपर जाऊं तो यहाँ पर फंक्शनल ब्लॉक का एक डायग्राम था, उसमें क्या था? डिवाइस था, कम्युनिकेशन लेयर, सर्विस, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। ठीक है, यही डायग्राम यहाँ पर रिपीट हो रहा है, बस इसमें थोड़े से कुछ चेंजेस हैं। अगर मैं यहाँ पर चेंजेस की बात करूं, थोड़े से कुछ चेंजेस है यहाँ पर। देखो, डिवाइस वही है, कम्युनिकेशन वही है, सर्विस वही है, एप्लीकेशन वही है, ये मैनेजमेंट भी वही है, सिक्योरिटी भी वही है। ये जो सारी चीजें मैंने रेड पेन से मार्क करी है वही है, बस 3 चीजें एक्स्ट्रा हैं। तो आप इन 3 चीजों को आराम से लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। तो IoT रेफरेंस मॉडल अगर आपके सामने आ जाए तो आपको मेन ये ब्लॉक डायग्राम बनाना है। IoT डोमेन मॉडल में 3 चीजों को एक्सप्लेन करना है, सेंसर, एक्चुएटर और टैग्स को। IoT इंफॉर्मेशन मॉडल में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है कि वो रॉ इंफॉर्मेशन को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, और यूजफुल इंफॉर्मेशन को IoT फंक्शनल मॉडल में देता है, और IoT फंक्शनल मॉडल क्या करता है? उसे IoT कम्युनिकेशन मॉडल और IoT ट्रस्ट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मॉडल में यूज करता है, और IoT फंक्शनल मॉडल का आपको ब्लॉक डायग्राम भी बना देना है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है दूसरा क्वेश्चन, IoT रेफरेंस मॉडल। तो IoT रेफरेंस मॉडल हमारा 5वें पन्ने पर है और 6ठे पन्ने पर है। तो पहले पन्ने पर, पहले से चौथे पन्ने पर हमारा क्या था? लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT। फिर आ जाता है IoT रेफरेंस मॉडल, जो कि हमारे 5वें पन्ने पर और 6ठे पन्ने पर। 6ठे पन्ने पर हमारा एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चालू होता है, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख रखा है, जो कि है IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर IoT रेफरेंस मॉडल एक अलग चीज है, और IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर एक अलग चीज है। तो IoT रेफरेंस आर्किटेक्चर का भी एक ब्लॉक डायग्राम है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर रेफरेंस आर्किटेक्चर है, और रेफरेंस आर्किटेक्चर के बाद आपको 2 डब्बे और बनाने हैं। रेफरेंस आर्किटेक्चर के बाद जो 2 डब्बे बनेंगे, एक है कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर और एक है हमारे पास एक्चुअल सिस्टम। तो रेफरेंस आर्किटेक्चर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर और एक्चुअल सिस्टम। ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट फॉर जनरेटिंग कॉन्क्रीट आर्किटेक्चर एंड एक्चुअल सिस्टम,
कि जो रेफरेंस आर्किटेक्चर होता है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कंक्रीट आर्किटेक्चर और एक्चुअल सिस्टम को जनरेट करने का। ठीक है, अब रेफरेंस आर्किटेक्चर क्या होता है? रेफरेंस आर्किटेक्चर का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट, केवल आर्किटेक्ट जो वर्चुअली एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो रेफरेंस आर्किटेक्चर का मतलब होता है एक ब्लूप्रिंट, ढांचा, और वो ढांचा हमें दिया जाता है, आर्किटेक्ट दिया जाता है कंक्रीट आर्किटेक्चर को। इसे ब्लूप्रिंट मिल गया। अब ब्लूप्रिंट में अगर ये ढांचा अटैच कर देता है, मतलब इसको, मतलब HTML इसमें अगर अटैच कर दी जाए, अगर वेब डेवलपमेंट की भाषा में समझे, तो अगर मैं इसमें HTML अटैच कर दूं तो जो ब्लूप्रिंट है उसका एक बेसिक ढांचा तैयार हो जाएगा, कॉन्क्रीट तैयार हो जाएगा। ढांचा मतलब कॉन्क्रीट तैयार हो जाएगा। फिर इस कॉन्क्रीट को दिया जाता है एक्चुअल सिस्टम में, जहां पर हम डिजाइन, इंजीनियर, बिल्ड और टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, उसको बनाते हैं, बनाने के बाद कुछ टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम उसे यूजर को दे देते हैं। यूजर को देने के बाद यहाँ पर हमारे पास लाइफ साइकिल खत्म नहीं होती है, यूजर कुछ हमारे पास फीडबैक प्रोवाइड कराता है। फीडबैक कंक्रीट आर्किटेक्चर को दिया जाता है। जो भी यूजर ने फीडबैक दिया है कंक्रीट आर्किटेक्चर को, यूजर उसमें से क्या, कंक्रीट आर्किटेक्चर उसमें से क्या करता है, एक्सट्रैक्ट इसेंशियल को निकाल लेता है और रेफरेंस आर्किटेक्चर को दे देता है। और ये साइकिल चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे रेफरेंस आर्किटेक्चर कंक्रीट आर्किटेक्चर और एक्चुअल सिस्टम पर डिपेंड रहता है। तो यही था हमारे पास आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर। इस ब्लॉक डायग्राम को आप आराम से बहुत अच्छे से डिटेल में समझा सकते हैं। और मेन बात हमें यही ध्यान रखना है कि ये रेफरेंस आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जनरेटिंग कंक्रीट आर्किटेक्चर एंड एक्चुअल सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर के अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम और बनाना है, जिसका, उस डायग्राम का नाम है फंक्शनल व्यू। तो फंक्शनल व्यू में कुछ नहीं करना है, आपको ये 3 बॉक्स बना देने हैं। ये फंक्शनल व्यू होता है, फंक्शनल मॉडल यहाँ होता है और यूनिफाइड रिक्वायरमेंट यहाँ होती है। यूनिफाइड रिक्वायरमेंट स्टीयर करती है फंक्शनल व्यू को और फंक्शनल मॉडल गाइड्स करता है फंक्शनल व्यू को। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप इसको आईओटी रेफरेंस आर्किटेक्चर में लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। फिर आता है हमारे पास अपना फोर्थ क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्डिनो क्या होता है, रास्पबेरी पाई क्या होता है। तो सबसे पहले हम आर्डिनो के बारे में समझेंगे कि आर्डिनो क्या होता है। तो आपने ना प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे आर्डिनो बोर्ड के साथ, आई होप आप सबने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे। तो आर्डिनो बोर्ड क्या होता है, एक ओपन सोर्स प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म होता है। ओपन सोर्स प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाने के काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मतलब कि जैसे कि एक रिमोट कंट्रोल कार हो गई, रिमोट कंट्रोल प्लेन हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाने के काम आता है। अब आर्डिनो क्या होता है, आर्डिनो एक बोर्ड होता है, आर्डिनो एक बोर्ड होता है और एक प्रोग्रामेबल सर्किट होता है। प्रोग्रामेबल सर्किट होता है मतलब एक बोर्ड होता है, एक हार्डवेयर तो वो है ही, और उसमें कुछ वायर्स आपस में कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर जो आर्डिनो है कंसिस्ट ऑफ फिजिकल प्रोग्रामेबल सर्किट। फिजिकल प्रोग्रामेबल सर्किट मतलब ये एक बोर्ड है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, बहुत आसान है। हमारे पास एक कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें सबसे पहले कोड करना पड़ेगा। कोड करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम अपना कोड लिख सकते हैं। फिर हमें अपना कोड लिखना पड़ेगा, अपने कोड को टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करने के बाद अपने कोड को अपलोड करना पड़ेगा इस आर्डिनो बोर्ड में। ठीक है, तो ये आर्डिनो बोर्ड हार्डवेयर है पर ये अपने अंदर सॉफ्टवेयर को कंटेन कर सकता है। और जो भी मैंने यहाँ पर बोला इसको भी मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख रखा है, सर्किट ऑफ फिजिकल प्रोग्रामेबल, कंसिस्ट ऑफ फिजिकल प्रोग्रामेबल सर्किट। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, and a software or IDE that runs on your computer where you can write and upload the code to the physical board। यही मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। और जो आर्डिनो बोर्ड होता है वो किस किस से इंटरेक्ट कर सकता है, वो बटन से, एलईडी से, अलार्म से, इन सब से इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आर्डिनो को समझा सकते हो और यहाँ पर आप कह सकते हो कि आर्डिनो में ना कुछ वेरिएंट्स भी होते हैं। और दो तरह, यहाँ पे मैंने काफी तरह के वेरिएंट्स लिख रखे हैं, पर आप दो तरह के वेरिएंट्स को याद कर सकते हो। जो मेजर वेरिएंट है ना वो है आर्डिनो यूएनओ और आर्डिनो नैनो, ये आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, रेस्पबेरी पाई क्या होती है। तो रेस्पबेरी पाई एक स्मॉल क्रेडिट
कार्ड साइज्ड कंप्यूटर होता है जिसमें प्रोग्रामिंग करना काफी ज्यादा आसान होता है। अब प्रोग्रामिंग करना काफी ज्यादा आसान है तो कोई भी एज के पीपल, चाहे वो बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, प्रोग्रामिंग काफी ज्यादा आसानी से सीख सकते हैं, स्क्रैच से सीख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ये काफी ज्यादा लो कॉस्ट भी होता है क्योंकि ये स्मॉल क्रेडिट साइज कंप्यूटर है। इसमें काफी ज्यादा कम चीजें लगी होती हैं, काफी ज्यादा छोटा है, पोर्टेबल है, तो ये काफी ज्यादा लो कॉस्ट का होता है। और जो इसमें प्रोग्रामिंग सीखना आसान है, तो ये प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कुछ कुछ ये लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करता होगा। तो जो जो लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। उसमें से कुछ फेमस लैंग्वेजेस है नोड जेएस, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पर्ल, एचटीएमएल 5 एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये आप लिख सकते हैं रेस्पबेरी पाई के बारे में। और रेस्पबेरी पाई के बारे में इतना बहुत है। अभी आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आर्डिनो और रेस्पबेरी पाई के बीच में मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी लिख रखा है। तो पहले उस डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं ऊपर आऊंगा। तो ये रहा डिफरेंस। तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है कि अगर आपको आर्डिनो और रेस्पबेरी पाई के बीच में डिफरेंस आ जाए तो आप ये लिख सकते हो। काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है, रेस्पबेरी पाई एक माइक्रो प्रोसेसर है। आर्डिनो सिंगल टास्क करने के काम आता है, रेस्पबेरी पाई मल्टीटास्क करने के काम आता है। आर्डिनो में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, रेस्पबेरी पाई में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। और रेस्पबेरी पाई में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसे बोलते हैं हम रेस्बियन पाई, और वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आर्डिनो 8 बिट का होता है, 64 बिट का होता है। तो ये आप डिफरेंस लिख सकते हैं आर्डिनो और रेस्पबेरी पाई के बीच में। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अभी मेरे को जुकाम हो रहा है तो आप उसको अभी इग्नोर करिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर अगला आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, कि आप बताओ आईओटी में कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और उनको थोड़ा डिस्क्राइब करो। तो 4 तरह के मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम, RIOT ऑपरेटिंग सिस्टम, रायोट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वांटिकी ऑपरेटिंग सिस्टम, टिनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे इसको ना मैंने यहाँ पर क्रक्स पॉइंट लिख रखे हैं और इनको याद करना बहुत ज्यादा आसान है। मैं आपको बताऊंगा इनको किस तरीके से याद करना है। देखो लाइट ओएस, नाम में क्या लाइट है, तो देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर आईओटी डिवाइसेस। ठीक है। अब ये लाइट वेट है। अब देखो ये लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर ये लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या होता है, कर्नल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, कर्नल होता है। अगर ये लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसका जो कर्नल का साइज होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो लाइट ओएस में स्मॉलेस्ट कर्नल होता है और उस कर्नल का साइज होता है 6 KB। अगर कर्नल हमारे पास छोटा है तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन बहुत ज्यादा कम लैग होगी और यूजर एक्सपीरियंस हमारे पास एनहेंस होगा। तो लाइट ओएस में यूजर एक्सपीरियंस एनहेंस होता है। और लाइट ओएस छोटा भी होता है, रिक्वायर्स स्मॉल स्पेस, हैंस यूज्ड इन स्मार्टफोन। ठीक है। जो लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो काफी ज्यादा स्मॉल स्मॉल स्पेस उसे चाहिए होता है। ठीक है। तो स्मॉल स्पेस चाहिए होता है, इस वजह से हम उसे स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं। तो हम ये 5 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगला आ जाता है हमारे पास रायोट ऑपरेटिंग सिस्टम, RIOT ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ रायोट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ओपन सोर्स एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, टारगेटेड ऑन लो पावर आईओटी डिवाइसेस। ये एनसीसी में लिखा गया है। ये माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। ये एनसीसी में लिखा गया और माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। देखो ये तो फैक्ट होगा, इसमें कुछ समझा नहीं सकते। जो समझाने के पॉइंट है वो आगे 2 पॉइंट है। ये मॉड्युलैरिटी के कंसेप्ट पर वर्क करता है और ये टिकलेस शेड्यूलर के कंसेप्ट पर वर्क करता है। मॉड्युलैरिटी का कंसेप्ट होता है बड़े बड़े मॉड्यूल को ना, एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है उसे डिवाइड कर देना और छोटे छोटे चंक्स में तोड़ देना, और इन फिर छोटे छोटे चंक्स का आंसर लाना, और उन छोटे छोटे चंक्स को सॉल्व करने के बाद, उन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को सॉल्व करने के बाद उन चंक्स को मिला देना ताकि हमारी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो पाए। सॉरी। अगला पॉइंट आता है टिकलेस शेड्यूलर क्या है। अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ना हर प्रोसेस को करने के लिए ना कुछ टाइम अलॉट होता है। ठीक है। टिकलेस शेड्यूलर का मतलब है कि किसी भी प्रोसेस को यूज करने के लिए कोई टाइम यूज नहीं हो रहा, नो टाइमर यूज। जो टिकलेस शेड्यूलर का मतलब ये होता है।
तो यही रायोट ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो काफी ज्यादा आसानी से और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। आता है हमारे पास क्वांटिकी ओएस की। क्वांटिकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो क्वांटिकी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या करता है? इट कनेक्ट्स टिनी लो कॉस्ट लो पावर माइक्रो कंट्रोलर टू द इंटरनेट एंड प्रोवाइड पावरफुल लो पावर इंफॉर्मेशन। तो ये मतलब आप एक याद करने का पॉइंट है, तो आप ये लिख सकते हो। और ये पूरा इट सपोर्ट फुल स्टैंडर्ड IPv4 एंड IPv6। अब देखो क्वांटिकी ऑपरेटिंग सिस्टम में ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या लिख सकते हो कि क्वांटिकी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स फुल स्टैंडर्ड IPv4 एंड IPv6 and to understand IPv4 IPv6 we first have to understand what is IP address। और फिर आप IP एड्रेस को समझा सकते हो। IP एड्रेस को ऐसे समझा सकते हो कि जब हम भी गूगल क्रोम पे लिखते हैं ना www.google.com, तो ये गूगल का ना IP एड्रेस नहीं है। तो जैसे हम लिखते हैं www.google.com, तो गूगल का इसका IP एड्रेस जानने के लिए ये जाता है DNS पे। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, मतलब एक ऐसे सर्वर होते हैं जहां पर मैपिंग हुई पड़ती है। मतलब इस सर्वर को पता है कि www.google.com का IP एड्रेस क्या है। ये IP एड्रेस दे देता है हमारे क्रोम ब्राउजर को। जैसे ही क्रोम ब्राउजर को पता लग जाता है उसका IP एड्रेस क्या है, तो उस IP एड्रेस के पर्टिकुलर सर्वर पर हमारा क्रोम ब्राउजर जाता है और उधर से इंफॉर्मेशन लाकर हमारे लोकल मशीन पर सर्व कर देता है। तो यही कंसेप्ट होता है IP एड्रेस का। और IP एड्रेस समझाने के बाद आप कुछ कुछ IPv4 और IPv6 के बारे में भी लिख सकते हैं। वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने उतना ही लिखा हुआ है जितना आप याद कर सकते हो और इजीली आपके लिए रिवीजन के लिए भी सही हो। बाकी तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। चौथा और आखिरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स में होता है, IoT में होता है, वो होता है टिनी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर चलिए बढ़ते हैं आगे टिनी ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो टिनी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज अ फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन फॉर वायरलेस सेंसर नेटवर्क। ये वायरलेस सेंसर नेटवर्क के लिए डिजाइन होता है। और यहाँ पर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लिख रखी है, तो आप इसको पढ़ लेना। इसको मैं अभी स्किप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पूरा थ्योरी है। मैंने आपको लिख रखा है 4 पॉइंट, आप 4 पॉइंट यहाँ पर पढ़ सकते हो। सेंसर और एक्चुएटर के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और अपनी स्पीड बढ़ाते हुए अब आते हैं हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। टाइप्स ऑफ सेंसर। किसकी तरफ? टाइप्स ऑफ सेंसर की तरफ, कि सेंसर कितनी तरह के होते हैं। तो पहला सेंसर होता है हमारे पास ह्यूमिडिटी सेंसर। अब ह्यूमिडिटी सेंसर क्या करता है? एयर की नमी को सेंस करता है, एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको सेंस करता है। यहीं पर मैंने लिख रखा है इट सेंसेस मेजर्स एंड रिपोर्ट्स। इट सेंसेस मेजर्स एंड रिपोर्ट्स बोथ मॉइस्चर एंड एयर टेम्परेचर। एयर में कितना नमी है, एयर में कितना मॉइस्चर है और एयर का टेम्परेचर कितना है, ये कौन सेंस मेजर और रिपोर्ट करता है? ह्यूमिडिटी सेंसर करता है। और यहाँ पर ह्यूमिडिटी सेंसर के अंदर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन लिख सकते हो कि द रेशियो ऑफ मॉइस्चर इन द एयर टू द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एट अ पर्टिकुलर एयर टेम्परेचर इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी सेंसर के जो टाइप्स है वो 3 तरह के होते हैं। कैपेसिटिव ह्यूमिडिटी सेंसर, रेजिस्टिव ह्यूमिडिटी सेंसर और थर्मल ह्यूमिडिटी सेंसर। अब ये तीनों काम तो सेम ही कर रहे हैं, बस इन तीनों का ना कंस्ट्रक्शन अलग अलग है। तीनों क्या कर रहे हैं? तीनों सेंस मीजर एंड रिपोर्ट कर रहे हैं कि एयर का टेम्परेचर कितना है और एयर में नमी कितनी है, एयर में मॉइस्चर कितना है। बट ये अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, काम एक ही कर रहे हैं। तो कैपेसिटिव क्या कर रहा है? कैपेसिटिव में क्या होता है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोड के बीच में होती है थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से होता है, पर ये काम वही कर रहा है जो ह्यूमिडिटी सेंसर कर रहा है। रेजिस्टिव में क्या होता है? रेजिस्टिव इट यूटिलाइज आयंस इन सॉल्ट टू मेजर ह्यूमिडिटी। इसमें हम क्या करते हैं? सॉल्ट के सोल्यूशन में आयन को मिला देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, उससे हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। थर्मल में क्या होता है? 2 थर्मल सेंसर को हम यूज करते हैं। तो इसकी आप छोटी छोटी, सबसे पहले आप लिख सकते हैं ह्यूमिडिटी सेंसर क्या होता है। अगर ह्यूमिडिटी सेंसर के बारे में पूछ लिया जाए, फिर आप डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। फिर आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितने तरह के हमारे पास ह्यूमिडिटी सेंसर होते हैं और उनके बारे में छोटा छोटा आप लिख सकते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन के बारे में आप छोटा छोटा लिख सकते हैं। अगला जो सेंसर आता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है? अल्ट्रासोनिक सेंसर में ना ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक मान लो, यहाँ पर हमारे पास 2 सेंसर होते हैं सेम साइज के। एक होता है ट्रांसमीटर सेंसर, एक होता है रिसीवर सेंसर। मतलब 2 तरह के डिवाइस लगे होते हैं।
ये होते हैं हमारे पास ऑब्स्टेकल। तो जो ट्रांसमीटर सेंसर होता है वो ट्रांसमिट करता है वेव, और जब भी वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर रिसीव होती है दूसरे सेंसर में, जो कि होती है रिसीवर। यहां पर हमारे पास होता है रिसीवर। ये होता है हमारे पास मीजर्ड डिस्टेंस, और ये मीजर्ड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि साउंड की स्पीड क्या है इनटू टाइम टेकन डिवाइडेड बाय 2। अब जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसकी काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा कि जो बैट होते हैं ना, जो बैट्स होते हैं वो रात के समय ना अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव ये इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि रात में अगर इनका कोई कीड़ा मकोड़ा आगे है, मतलब कीड़ा मकोड़ा इनके रास्ते में आ रहा है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव जब भी इनके प्रे से टकराती हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और बैट को पता लग जाता है कि कितने डिस्टेंस अगर उसके प्रे है, और वो उनको कैच कर लेता है। तो बैट भी यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कर रहा होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है वाटर डिस्पेंसर। देखो यहाँ पर हमारे पास वाटर डिस्पेंसर है, तो वाटर डिस्पेंसर में यहाँ पर सेंसर लगा होता है। यहाँ पर अगर हम अपना ग्लास रखते हैं तो जैसे हम अपना ग्लास को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे वेव्स आती हैं, और उसे पता लग जाता है कि यहाँ पर ग्लास आया है, तो वो पानी भरना चालू कर देता है। और जैसे ही एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक पानी भर जाता है तो वेव रिफ्लेक्ट भी हो रही है साइमल्टेनियसली। तो जब पूरा ग्लास भर जाता है तो पानी बंद हो जाता है और हम पानी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा सेंसर यूज हो रहा है? अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज हो रहा है। पर यहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर का ना डिसएडवांटेज भी है। मान लो यहाँ पर हमने ग्लास नहीं रखा, कोई मक्खी वक्खी आ गई, तो मक्खी वक्खी से भी क्या होता है, पानी यहाँ पर गिरने लग जाता है। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज भी है अल्ट्रासोनिक सेंसर का। तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम। अल्ट्रासोनिक सेंसर के बाद हमारे पास अगला सेंसर आ जाता है टेम्परेचर सेंसर। तो जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो टेम्परेचर को सेंस करता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखो टेम्परेचर सेंसर नाम से डिफ्लेक्ट होता है कि ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, पर ये टेम्परेचर को कैसे डिटेक्ट करता है? एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से डिटेक्ट करता है। और टेम्परेचर सेंसर का एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल है, और वो एग्जांपल है हमारे पास थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, जब हमें बुखार होता है तो थर्मामीटर हमारा क्या मीजर करने के काम में आता है? टेम्परेचर ही तो मीजर करने के काम में आता है। तो थर्मोमीटर में क्या यूज हो रहा है? टेम्परेचर सेंसर यूज हो रहा है, कि जो टेम्परेचर को सेंस करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, यहाँ पर हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंसर खत्म हो गए। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेंसर में थे हमारे पास ह्यूमिडिटी सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, और भी तरह के सेंसर होते हैं। पर आरटीयू के सिलेबस में यही 3 सेंसर हमारे सिलेबस में लिखे गए हैं। बाकी आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, फिजिकल डिजाइन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो एक था लॉजिकल डिजाइन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हमें पढ़ा था कि केवल एब्स्ट्रैक्ट चीजों को दिखाना, मतलब कि केवल ऐसी चीजों को दिखाना जो कि इसेंशियल है। उसके अंदर हमने 3 चीजों को एक्सप्लेन करना था, आईओटी फंक्शनल ब्लॉक, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल एंड आईओटी कम्युनिकेशन एपीआई। फिजिकल डिजाइन के अंदर हमें 2 चीजों के बारे में बताना है। देखो, जब भी हम आईओटी की बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक आईओटी डिवाइस, और आईओटी डिवाइस कौन सी प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, मतलब कौन सी एल्गोरिथम को यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास आईओटी डिवाइस। आईओटी डिवाइस क्या होता है, यहाँ पर मैंने हिंदी में आपको लिख रखा है ताकि आपको रिवीजन के लिए बार बार मैं कह रहा हूँ काफी ज्यादा आसानी हो। तो थिंग्स का मतलब होता है आईओटी डिवाइस। थिंग्स मतलब एक एक डिवाइस की यूनिक आइडेंटिटी होती है जो कि सेंसिंग एंड एक्चुएटिंग में यूज होती है। मान लो 2 आईओटी डिवाइस है, तो हर आईओटी डिवाइस की अपनी क्या होगी, एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, जिससे वो क्या कर सकता है, सेंसिंग कर सकता है, एक्चुएटिंग कर सकता है। और अगर यहाँ पर हम सेंसर और एक्चुएटर के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कर नहीं सकते, हमें करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर हम अल्टीमेटली किसकी बात कर रहे हैं, आईओटी डिवाइस की बात कर रहे हैं। और जब भी हम आईओटी डिवाइस की बात करेंगे तो वहां पर जाहिर सी बात है क्या, 2 चीजें तो आएंगी आएंगी, सेंसर आएगा और एक्चुएटर आएगा। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच हो गई, वियरेबल सेंसर हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। और फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी में हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है, और वो डायग्राम हमारे पास नीचे है। अब इस डायग्राम में आपको क्या करना है, ये डायग्राम आपको बना के आना है। अगर आपको पूछा जाए पेपर के अंदर फिजिकल डिजाइन बता दो भाई आईओटी का, तो आपको ये डायग्राम बना के आना है। और इस डायग्राम में यहाँ पर आपको 4 डब्बे बनाने हैं। 4 डब्बे बनाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, है ना, सॉरी।
तो यहाँ पर लिंक लेयर, तो आपको ये लिख देना है इसमें। नेटवर्क लेयर में आपको IPv6 और IPv4 के बारे में एक्सप्लेन करना है। इसमें भी आप वही समझा सकते हैं, www.com google.com होता है, वो उसका आईपी एड्रेस नहीं होता है। उसका आईपी एड्रेस फाइंड करने के बाद वो डीएनएस सर्वर पे जाता है, वहां से उसे आईपी एड्रेस मिलता है। आईपी एड्रेस क्रोम को दिया जाता है, क्रोम को जैसे ही पता लगता है कि आईपी एड्रेस क्या है, तो वो उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे जाता है और वहां से इंफॉर्मेशन लाकर हमारी लोकल मशीन में दिखा देता है। और ये आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, IPv4 और IPv6, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होते हैं, दो प्रोटोकॉल होते हैं, ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एप्लीकेशन लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर ही एक ऐसी लेयर होती है जो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है हमारे पास, और इसमें दो चीजें आपको पढ़नी है, HTTP और वेब वेब सॉकेट। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें आप दो चीजें समझा सकते हैं, एक HTTP होती है और एक HTTPS होती है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपने देखा होगा, कुछ किसी साइड में लिखा होगा HTTP और किसी साइड में लिखा होगा HTTPS, तो जो HTTPS वाली साइड होती है वो सिक्योर होती है और जो HTTP वाली साइड होती है वो सिक्योर नहीं होती है। तो आप इनको दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो और ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर आती हैं। अब मैंने बताया एप्लीकेशन लेयर यूजर से इंटरेक्ट करती है, तभी तो भाई HTTP और HTTPS के बारे में पता होता है। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, किसके अंदर, आपको फिजिकल लेयर ऑफ आईओटी के अंदर एक्सप्लेन कर देना है और आपको अच्छे से बता देना है। और फिजिकल लेयर ऑफ आईओटी में थिंग्स तो आती ही आती हैं, मतलब आईओटी डिवाइस आते ही आते हैं और उसमें कौन सी प्रोटोकॉल मतलब कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है वो भी आती है। आईओटी डिवाइस जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो सेंसर एक्चुएटर को भी एक्सप्लेन करेंगे। आपने सोचा होगा भाई ये इतना छोटा कैसे है, ये डायग्राम बना दूंगा क्या बस में, ये नहीं करना भाई, इसमें आपको सेंसर और एक्चुएटर को भी एक्सप्लेन करना है और सेंसर और एक्चुएटर का डायग्राम भी बनाना है, जो मैंने आपको नीचे बताया था। तो ये बड़ा आंसर हमारा बन जाएगा। तो ये होता है हमारे पास फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर आता है हमारे पास वायरलेस सेंसर नेटवर्क। क्या होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क? को हम WSN भी कहते हैं। वायरलेस सेंसर नेटवर्क builds of nodes where each node is connected to one sensor। जो वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है ये नोड से बना होता है। नोड को हम एक सर्कल से डिपिक्ट करेंगे, ये एक नोड से बना होता है और हर नोड किससे कनेक्ट होती है, एक सेंसर से कनेक्ट होती है। और सेंसर को मैंने कैसे डिपिक्ट करा है, उसको शेड कर दिया है, उसको मैंने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। तो यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है वो क्या है, सेंसर, सेंसर नेटवर्क नोड, ठीक है। और एक किस किस में यूज होता है, रेडियो ट्रांसमीटर, माइक्रो कंट्रोलर, बैटरी, ये आप लिख सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने अभी खत्म कर दिया है। अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बड़े मार्क्स में पक्का आएगा। जो पार्ट सी होता है ना जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, उसमें आ सकता है, क्योंकि इसमें कितने डायग्राम है, 6 डायग्राम है और इसमें कट्टर थ्योरी है, मतलब पूरी पूरी थ्योरी है, वो हमें याद करनी है और कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज आईओटी लेवल एंड डिप्लॉयमेंट टेम्पलेट, तो आपको क्या करना है, आईओटी लेवल्स के बारे में समझाना है। तो आईओटी के 6 लेवल होते हैं, आईओटी लेवल 1, IoT लेवल 2, IoT लेवल 3 अप टू IoT लेवल 6। तो मैं आपको बता देता हूं इनमें अंतर क्या है। तो जो IoT लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो ये तीनों हैं ये सिंगल नोड पर काम करते हैं, ये तीनों मल्टी नोड पर काम करते हैं। ये तो सिंगल नोड पर काम करने वाला बेसिक चीज है, ये भी सिंगल नोड पर काम करता है पर इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होती है। जो IoT लेवल 2 और 3 है वो काफी ज्यादा सिमिलर है, पर IoT लेवल 3 ना बिग डेटा पर भी काम करता है, मतलब इसमें भी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है और ये इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। ये तीनों मल्टीपल नोड्स पर काम करती हैं। ये मल्टीपल नोड्स का सिंपल वाला एग्जांपल हो गया। इसमें एक कोऑर्डिनेटर नोड होती है, क्या होता है, कोऑर्डिनेटर नोड होती है। और इसमें एक सेंट्रलाइज्ड नोड होती है, इसमें एक कोऑर्डिनेटर नोड होती है और इसमें एक सेंट्रलाइज्ड नोड होती है। तो यही छोटा छोटा इसमें डिफरेंस है, बाकी तीनों सिमिलर हैं। ये छोटी छोटी बातें मैंने यहाँ पर लिख रखी है। जैसे लेवल 2 के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिंगल नोड होती है और ये क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम करती है। डेटा इज स्टोर्ड इन द क्लाउड एंड द ऐप इज यूजुअली क्लाउड बेस्ड। ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम करती हैं पर ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को भी स्टोर करने के काम में आती है। तो यहाँ पर लिख रखा है डेटा इन्वॉल्व इज बिग, ठीक है। ये मल्टीपल नोड्स पर काम करती है,
लेवल 5 भी मल्टीपल नोड्स पर काम करती है, पर इसमें एक कोऑर्डिनेटर नोड होता है। IoT लेवल 6 में एक सेंट्रलाइज्ड नोड होता है। अब आप कहोगे भाई लवेश तूने भाई इसकी थ्योरी तो बहुत जल्दी निपटा दी, और तुमने कहा ये बड़े 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 उसमें भी आएगा, तो आपको क्या करना है, थ्योरी तो कम लिखनी है, पर इसके डायग्राम 6 डायग्राम है, और आपको 6 डायग्राम को एक्सप्लेन कर कर यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। तो ये पहला डायग्राम आ जाता है IoT लेवल 1 का। और IoT लेवल 1 में क्या होता है, ये हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है, मोबाइल में हमारे पास एप्लीकेशन होती है, ये हमारे पास IoT डिवाइस है। मोबाइल में एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन रेस्ट एपीआई से इंटरेक्ट करती है। रेस्ट एपीआई क्या होती है आपको पता है, जो भी हमारी एप्लीकेशन होती है उसमें हम एपीआई को हिट करते हैं। एपीआई को हिट करने के बाद एपीआई से कुछ भी डेटा आ रहा होता है या जा रहा होता है, वो डेटाबेस के थ्रू कम्युनिकेट हो रहा होता है। डेटाबेस कनेक्ट होता है रिसोर्सेज से, और रिसोर्सेज कनेक्ट होता है कंट्रोलर सर्विस से। यहाँ पर एक ही नोड होती है, सिंगल नोड होती है, और उस नोड को हम मॉनिटरिंग नोड कहते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम है सिंपल सा। आपको बस ये याद रखना है, ऐप, ऐप के बाद रेस्ट, रेस्ट के बाद डेटाबेस, डेटाबेस के बाद रिसोर्स, रिसोर्स के बाद डिवाइस। ऐप, ऐप के बाद रेस्ट, रेस्ट के बाद डेटाबेस, डेटाबेस के बाद हमारा आ गया रिसोर्स, रिसोर्स के बाद आ गया डिवाइस। ठीक है, अब यही वाली चीज ना IoT लेवल 2 में भी हो रही है। मतलब मैं आपको डायग्राम को याद करने का तरीका बता रहा हूँ। IoT लेवल 2 में क्या है, ऐप है, ऐप के बाद रेस्ट है, रेस्ट के बाद ये कंट्रोल सर्विस है, और रिसोर्स है, और फिर डिवाइस है, और डेटाबेस हमारे यहाँ से कनेक्टेड है। कंट्रोल सर्विस आप देख सकते हो यहाँ पर भी अटैच्ड है, कंट्रोल सर्विस यहाँ पर भी अटैच्ड है। ठीक है, कंट्रोल सर्विस यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर कंट्रोल सर्विस रिसोर्सेज से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पर ध्यान रखना है, ये डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। और इसका याद रखने का मेजर, ये तो डायग्राम आपको बनाना है, साथ में ये भी बनाना है कि इसमें मॉनिटरिंग नोड होती है, क्योंकि सिंगल नोड है, और सिंगल नोड, और क्योंकि क्लाउड पे काम करता है तो स्टोरेज कहाँ पर हो रही है, क्लाउड में हो रही है। मैंने बताया था आपको कि जो सेकंड और थर्ड लेवल है उनका वो काफी ज्यादा सिमिलर है, तो उनका डायग्राम भी बिल्कुल सेम है, एक्जेक्टली सेम है। यही दोनों डायग्राम है सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के। बस जो थर्ड लेवल है उसमें बिग डेटा इन्वॉल्व होता है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन्वॉल्व होता है। अब आ जाते हैं हम IoT लेवल 4 पर। तो IoT लेवल 4 मल्टीपल नोड्स पर काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मल्टीपल नोड्स पर काम कर रही है। ये पहला नोड मान लो और ये दूसरा नोड मान लो। इसमें काफी सारी ऑब्जर्वर नोड भी होती हैं जो कि रेस्ट पर काम कर रही है। तो यहाँ पर भी वही है, ऐप रेस्ट डीबी, ऐप रेस्ट डीबी। ऐप कंट्रोलर सर्विसेज से कनेक्टेड है, वो रिसोर्सेज से कनेक्टेड है, रिसोर्स डिवाइस से कनेक्टेड है। मतलब बस एक नोड नहीं बनाई, इसमें मल्टीपल नोड्स बनाने के लिए हमने क्या करा, 2 बार ये कंट्रोलर सर्विस रिसोर्स और डिवाइस को 2 बार लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको डिप्लीट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल नोड्स होती हैं, और क्लाउड स्टोरेज में तो डेटा स्टोर हो ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंट्रोलर सर्विस कहाँ से कनेक्ट है, रेस्ट सर्विसेज से कनेक्टेड है। पर IoT लेवल 5 में ऐसा नहीं होता है। IoT लेवल 5 में भी मल्टीपल नोड्स होती हैं, पर जो मल्टीपल नोड्स है ना वो डायरेक्टली सर्विस रेस्ट सर्विस से अटैच नहीं होती, वो एक सेंट्रलाइज्ड नोड से अटैच होती है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटर नोड। तो आप इस नोड को ना कोऑर्डिनेटर नोड बोल सकते हो। इस नोड को क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेटर नोड, क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी इस कोऑर्डिनेटर नोड के पास आ रही है, और ये कोऑर्डिनेटर नोड रेस्ट सर्विस से कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट नोड्स हैं। ठीक है, ये नोड बात कर रही है इस नोड से, इस नोड को कोऑर्डिनेटर नोड बोला है। इस केस में ये वाली कोऑर्डिनेटर नोड है, और ये कोऑर्डिनेटर नोड रेस्ट सर्विसेज से बात कर रही है। बाकी का डायग्राम हमारे पास वही है कि यहाँ पर हमारे पास ऐप है, ऐप के बाद ये हमारे पास रेस्ट सर्विस है, रेस्ट सर्विस डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा है, और यहाँ पर ये ऑब्जर्वर नोड्स हैं। बाद में आता है हमारे पास लास्ट IoT लेवल 6। IoT लेवल 6 में कुछ नहीं होता है, एक सेंट्रलाइज्ड नोड होती है। क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड नोड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ऐप होती है, रेस्ट होती है, सेंट्रलाइज्ड नोड होती है। सारी नोड सेंट्रलाइज्ड नोड से भी कनेक्टेड होती हैं, मतलब ये वाली सेंट्रलाइज्ड नोड से भी कनेक्टेड होती हैं, और रेस्ट सर्विस से भी कनेक्टेड होती है। बस इतना है, सारी नोड सेंट्रलाइज्ड नोड से भी कनेक्ट होती है और रेस्ट सर्विसेज से भी कनेक्ट होती है। बस इतना है। तो ये IoT लेवल 6 हो गया। तो अब मेरे को पता है कि ये काफी ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर ये कॉम्प्लेक्स है तो है। अब ये बड़े मार्क्स में आना है तो आना है, और मैंने प्रीवियस ईयर RTO में भी देखा था, ये काफी बार पूछा जा चुका है। तो आपको अगर आए कि IoT लेवल्स और IoT टेम्पलेट्स को डिफाइन करो, तो IoT लेवल 1 2 3 4 5 6 के डायग्राम के समेत आपको पूरे इसको याद करना है और अच्छे से बना के आना है। अगला है चैलेंजेस। अब IoT में बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास 5 चैलेंजेस हैं।
5 चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज जो है वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी चैलेंज। ठीक है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी चैलेंज का मतलब होता है, मान लो ये यूजर है और यूजर आईओटी डिवाइस को अपनी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है और वो इंफॉर्मेशन जा रही है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस आईओटी डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करा या फिर बनाया है। तो इस ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी गलत यूज कर सकती है हमारे इंफॉर्मेशन का, या फिर हैकर्स भी गलत यूज कर सकते हैं हमारी इंफॉर्मेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाता है हमारे पास पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज होता है अनक्लियर सिस्टम बाउंड्री। जितने भी आईओटी सिस्टम होते हैं वो वायरलेस होते हैं, मतलब उसमें वायर नहीं होती है, मतलब कि मतलब ये मान लो ये स्विच, मतलब कि स्विच है, ये स्विच के ऑन करने पर बल्ब जल रहा है, ठीक है, और ये वायर से कनेक्टेड नहीं है, ये वायर से कनेक्टेड नहीं है। तो मतलब कि जितने भी आईओटी सिस्टम होते हैं ना, 90% ऑफ द आईओटी सिस्टम वायरलेस होते हैं। तो इसमें अनक्लियर सिस्टम बाउंड्री होती है, हमें पता नहीं होता सिस्टम हमारे पास कितना बड़ा है, उसकी डोमेन क्या है, कितना है। अगला आता है हमारे पास एम्बिगुअस इंटरेक्शन। एम्बिगुअस इंटरेक्शन में मतलब होता है, मैंने यहाँ पर देखो डायग्राम से डिपिक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है, अगर यूजर वन रूम के अंदर घुसा, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्मार्ट लाइट लगी हुई है जो कि आईओटी एनेबल्ड है। वो डिटेक्ट कर लेगी कि यूजर वन रूम के अंदर घुसा है और वो लाइट अप हो जाएगी। जैसे ही यूजर टू रूम के अंदर घुसा, तो लाइट तो पहले से ही लाइट अप है, तो वो लाइट अप ही रहेगी। अब यूजर टू अगर रूम के बाहर आता है, तो ये वाला डिवाइस ये डिटेक्ट करेगा कि दोनों रूम से बाहर चले गए हैं, पर गया तो एग्जैक्टली एक ही रूम से बाहर है, तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, पर यूजर वन तो पहले से ही रूम में है। तो ये होता है एम्बिगुअस इंटरेक्शन, कि आईओटी डिवाइस हमारे पास बहुत ज्यादा स्मार्ट होने चाहिए। मैनेजिंग मल्टीपल डिवाइस का मतलब है एक रूम में बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं। अगर आप मॉल में जाते हो तो वहां पर बहुत सारे डिवाइस हो सकते हैं, जैसे कि लाइट का डिवाइस हो सकता है, ट्यूबलाइट का डिवाइस हो सकता है, अलार्म का डिवाइस हो सकता है। तो उनको मैनेज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कॉग्निटिव ओवरलोड का मतलब है कि मतलब मान लो आपके पास एक स्मार्ट लाइट है जो कि आईओटी अनेबल्ड है, और आप अगर दो बार क्लैप करते हो तो वो लाइट लिट अप हो जाती है। अब अगर कोई पर्सन इलिटरेट है, उसे नहीं पता है, और वो फालतू में बार बार क्लैप करे जा रहा है, तो बार बार लाइट खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, तो काफी ज्यादा कॉग्निटिव ओवरहेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास चैलेंज होते हैं आईओटी के, और ये 5 तरह के चैलेंज होते हैं आईओटी के। तो अगर आपके एग्जाम में अगर आया कि चैलेंजेस लिखो आईओटी के, तो आप क्या लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो आगे आगे बढ़ते हैं हम। चैलेंजेस हमने लिख चुके हैं, आर्डिनो और रास्पबेरी पाई के बीच में भी हम डिफरेंस देख चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं, मशीन टू मशीन क्या होती है आईओटी में। आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा भाई कि ये M2M को एक्सप्लेन कर दो कि M2M क्या होता है, और M2M और IoT के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन कर दो। तो काफी ज्यादा आसान होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर M2M को मैं समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। मशीन टू मशीन, यहाँ पर हमारे पास एक मशीन है, इस मशीन का नाम दे देता हूं मैं M1। एक मशीन है, इस मशीन का नाम दे देता हूं मैं M2। मशीन टू मशीन का मतलब है दो मशीन आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रही हैं विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। दोबारा दोहराता हूं, M2M मशीन टू मशीन का मतलब है दो मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, डेटा को ट्रांसफर कर रही हैं विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास हो जाता है कि ये वायर्ड भी हो सकता है मशीन टू मशीन, और अनवायर्ड भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि M2M मशीन टू मशीन एक सेंसर को यूज करता है किसी भी इवेंट को कैप्चर करने के लिए, और वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे टेम्परेचर को कैप्चर करना। और जब टेम्परेचर को कैप्चर कर लिया तो उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में भी जनरेट करता है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। दोबारा दोहराता हूं, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। चलो, ये M2M में क्या है, जब भी आपसे मशीन टू मशीन पूछा है ना, तो आपको ये तीनों पॉइंट करने हैं, और ये डायग्राम आपको बनाना है जो नीचे है। तो एक बारी मैं डायग्राम बता देता हूँ, फिर दोबारा से दोहरा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा मशीन टू मशीन आखिरकार है क्या। तो यहाँ पर आपको 3 डब्बे बनाने हैं, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। तीनों डब्बों को आपस में अटैच कर देना है। पहले डब्बे में एक छोटा सा डब्बा और बनाना है M2M डिवाइसेस का। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों डब्बों को एक्सप्लेन करना है। तो जो पहला डब्बा है
सबसे पहले मशीन टू मशीन, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। मशीन टू मशीन का क्या मतलब है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मशीन। तो पहले डब्बे में आते हैं M2M डिवाइसेस। तो पहला डब्बा डिप्लीट करता है मशीन्स को, किसको डिप्लीट करता है, मशीन्स को। और यहाँ पर मशीन्स को क्या कहा गया है, नोड्स भी कहा गया है, जो कि आपस में कम्युनिकेट करेंगे और आपस में डेटा को ट्रांसफर करेंगे। अब जो ये मशीन्स होती हैं ये एम्बेडेड होती हैं एक हार्डवेयर के ऊपर। जो ये मशीन्स होती है ये एम्बेडेड होती है एक हार्डवेयर के ऊपर, और उन हार्डवेयर का नाम होता है सेंसर और एक्चुएटर। यही मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिख रखा है पहले डब्बे के बारे में कि M2M एरिया नेटवर्क इट कंसिस्ट ऑफ मशीन्स और M2M नोड्स व्हिच कम्युनिकेट विद ईच अदर। द M2M नोड्स आर एम्बेडेड विद हार्डवेयर मॉड्यूल सच एज सेंसर एंड एक्चुएटर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो कि यहाँ पर क्या होता है कि पहला डब्बा क्या डिप्लीट करता है, पहला डब्बा ये डिप्लीट करता है मशीन टू मशीन में मशीन्स को डिप्लीट करता है, और मशीन्स को नोड्स भी कहा गया है। वो मशीन्स को डिप्लीट करता है जो आपस में कम्युनिकेट करेंगी और डेटा को ट्रांसफर करेंगी। और जो ये मशीन्स होती हैं ये एम्बेडेड होती है। एम्बेडेड का मतलब होता है ढसी हुई होती है। कहां पर ढसी होती है, एक हार्डवेयर में ढसी हुई होती है। और वो हार्डवेयर क्या होता है, सेंसर होता है और एक्चुएटर होता है। तो ये पहले डब्बे को मैंने समझा दिया। M2M गेटवे को हम समझा सकते हैं। M2M गेटवे इज अ गेटवे दैट लिंक्स बिटवीन M2M डिवाइसेस एंड M2M सर्विस प्लेटफॉर्म। दूसरा डब्बे के बारे में बात करें, कम्युनिकेशन डोमेन। भाई कम्युनिकेशन भाई इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि एक अगर IoT डिवाइस है, पैन एक IoT डिवाइस है और एक ह्यूमन है, भाई जब वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को अपनी बात समझा ही नहीं पा रहे हैं, तो IoT का मतलब ही क्या है। IoT तो फिर तो सेंसलेस हो गई, यूजलेस हो गई, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास मशीन्स है इस वाले डब्बे में, पहले वाले डब्बे में। तीसरे वाले डब्बे में हमारे पास एप्लीकेशन है। तो इन दोनों को कम्युनिकेट कौन कराती है, ये कम्युनिकेशन डोमेन लेयर कराती है। तो ये लेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के वही बातें चल रही है रिपीटेडली। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर के पास एक मिडलवेयर लेयर होती है जिसमें डेटा आता है। सॉरी गाइस, एप्लीकेशन लेयर के पास एक मिडलवेयर लेयर होती है जिसमें डेटा आता है, और उस डेटा को डायरेक्टली कौन कंज्यूम करता है, एंड यूजर कंज्यूम करता है। एंड यूजर उसे कंज्यूम करता है। तो यही मैंने यहां पर लिख रखा है कि एप्लीकेशन लेयर में एक मिडलवेयर लेयर होती है। यहां देखो, इट कंसिस्ट ऑफ अ मिडलवेयर लेयर वेयर डेटा गोज वेरियस एप्लीकेशन सर्विसेज। मतलब कि एप्लीकेशन लेयर में एक मिडलवेयर लेयर होती है जहां पर डेटा आता है और उसे एंड यूजर कंज्यूम करता है। काफी ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं, मशीन टू मशीन का जो बेसिक जिस्ट है वो है दो मशीन आपस में कम्युनिकेट करती हैं विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ये आप तीनों पॉइंट यहां पर समझा देना। फिर इसमें जो डायग्राम है वो तीन डब्बे हैं। पहला डब्बा मशीन्स को डिप्लीट करता है जो कि एम्बेडेड होती है हार्डवेयर के अंदर, और वो हार्डवेयर होते हैं सेंसर और एक्चुएटर। लास्ट वाला डब्बा एप्लीकेशन लेयर होता है जिससे यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन लेयर के पास एक मिडलवेयर लेयर होती है जिसमें डेटा जाता है और उस डेटा को डायरेक्टली यूजर कंज्यूम करता है। इन दोनों के बीच में एक लिंक लेयर होती है, कम्युनिकेशन लेयर, जो कि आपस में मशीन और एप्लीकेशन का कम्युनिकेशन कराती है। यही हमारे पास होती है। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास M2M मशीन टू मशीन। अब आपके सामने एग्जाम में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि भाई तुम्हें मशीन टू मशीन तो पता है कि मशीन टू मशीन क्या होती है, पर तुम्हें क्या ये पता है कि M2M और IoT के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल पता है, क्योंकि आपने लवेश की वीडियो देखी है। M2M मशीन टू मशीन और IoT की में डिफरेंस यहाँ आपके सामने आ गया है, और इस डिफरेंस को भी आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक पैटर्न से आपको इसको याद करवाऊंगा। देखो यहाँ पर मशीन टू मशीन में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मशीन। और मशीन क्या होती है, हार्डवेयर बेस्ड होती है। IoT क्या होता है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है IoT। ठीक है, देखो जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है उसमें IP एड्रेस यूज होगा, या फिर जो सॉफ्ट हार्डवेयर बेस्ड है उसमें IP एड्रेस यूज होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल तो उसमें यूज होगी ना जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो अगला पॉइंट हमारे पास यही है कि यहाँ पर इट यूजेस IP नेटवर्क प्रोटोकॉल बट इट डजंट यूजेस IP नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो आप इसे लिंक करके याद कर सकते हो। और सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट कैसे लिंक होगा, भाई जहां पर IP यूज हो रहा है वहां पर इंटरनेट यूज होगा, यहाँ पर जहां पर IP नहीं यूज हो रहा है वहां पर इंटरनेट यूज होगा, जहां पर IP यूज हो रहा है वहां पर इंटरनेट यूज होगा। अब थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट ये ड्राइव कर सकते हो कि जहां पर इंटरनेट यूज हो रहा है वहां पर क्लाउड की टेक्नोलॉजी यूज होगी, यहाँ जहां पर नहीं हो रहा है वहां पर होगी, जहां पर इंटरनेट यूज हो रहा है वहां पर होगी। तो डेटा स्टोर्ड लोकली एज वेल एज इन क्लाउड, और डेटा स्टोर्ड लोकली। काफी ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ गया है।
इसमें ये यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है और ये बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि IoT और M2M में डिफरेंसेस क्या है। सिमिलैरिटी यही है कि दोनों में मशीन जो है आपस में कम्युनिकेट करती है विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। ये जो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन है ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ चलता हूं और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। भाई ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्या होते हैं? भाई बहुत आसान है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। आपके घर में राउटर होगा, आपके घर में राउटर होगा, तो भाई ये राउटर ही सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को आपको समझाएगा। तो जो राउटर होता है ना, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है कंट्रोल प्लेन और एक होता है डेटा प्लेन। देखो राउटर में दो चीजें होती हैं, डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन। तो जो राउटर में डेटा प्लेन होता है वो तो डेटा को कंज्यूम करता है, और कंट्रोल प्लेन ये बताता है कि इस राउटर से कहां पर डेटा जाने वाला है। कंट्रोल प्लेन ये बताता है इस पर्टिकुलर राउटर से कहां पर डेटा जाने वाला है। मतलब कि अगर ये हमारे पास राउटर का नेटवर्क है, ये पहला राउटर, दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, चौथा राउटर, पांचवा राउटर, छठा राउटर, भाई डेटा राउटर वन के पास आया। अब वो डेटा प्लेन में तो स्टोर हो जाएगा, पर कंट्रोल प्लेन में ये इंफॉर्मेशन होगी कि वो डेटा इस सेकंड नोड पे जाने वाला है या थर्ड नोड पे जाने वाला है। लेट सपोज करते हैं कि वो सेकंड नोड पर गया, सेकंड नोड पर डेटा आया, तो वो राउटर है, एक सेकंड नोड एक राउटर है, तो वो अपने डेटा प्लेन में तो रख लेगी, पर कंट्रोल प्लेन में ये इंफॉर्मेशन होगी वो कि वो डेटा थर्ड पे जाएगा या फिर फोर्थ पे जाएगा। तो इस वाले डायग्राम को और इस चीज को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, और यहाँ पर आप बोल सकते हो SDN is a networking architecture that separates the control plane and data plane and centralizes the network controller. Centralizes the network controller का मतलब है ये वाला पूरी चीज। तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो और ये आपको पूरा समझा सकते हो काफी ज्यादा आसानी से। SDN में, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा सा डायग्राम मैंने बना रखा है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैंने 3 एप्लीकेशन बना रखी हैं, और एप्लीकेशन ही एक ऐसी चीज होती है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है, और जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है वो कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है। तो यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन लेयर लिख रखा है। यहाँ पर ऐप है, ऐप से आप एपीआई कॉल करते हैं, और एपीआई कॉल आती है हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, कंट्रोल लेयर के पास। ये कंट्रोल लेयर क्या है? ये कंट्रोल प्लेन ही है। जो ऊपर हमने डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन पढ़ा ना, तो ये कंट्रोल लेयर वही है। ये कंट्रोल लेयर डिसाइड करती है कि भाई ये एपीआई कॉल यहाँ पर आई है, पर ये कौन से एसपीएफएच में जाने वाली है? इस वाले एसपीएफएच में जाने वाली है। अच्छा जी, ये वाली एपीआई यहाँ पर आई है कंट्रोल लेयर में, पर ये कौन से एसपीएफएच में जाने वाली है? इस वाले में जाने वाली है। मतलब ये वाली एपीआई कॉल तीनों में से कहीं पर भी जा सकती है, पर इसने डिसाइड करा यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पर ही जाएगी। और ये एसपीएफएच क्या होता है? सिंपल पैकेट फॉरवर्डिंग हार्डवेयर होता है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझा सकते हो कंट्रोल लेयर के माध्यम से और कंट्रोल प्लेन के माध्यम से। और ये वाला डायग्राम आपको बनाना है किसमें? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, और आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिख देना है कंट्रोल प्लेन क्या होता है, डेटा प्लेन क्या होता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख देनी है। तो ये आ गया हमारे पास सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के बाद हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, तो यहां पर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वर्चुअलाइजेशन। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट है कि जो हम हार्डवेयर होते हैं ना, हार्डवेयर जो होते हैं, अब हार्डवेयर क्या हो सकते हैं? राउटर और फायरवॉल। जो भी हार्डवेयर होते हैं उसे हम रिप्लेस कर देते हैं एक वर्चुअल मशीन से। ठीक है, मैं दोबारा दोहराता हूं, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट होता है हार्डवेयर को हम रिप्लेस कर देते हैं एक वर्चुअल मशीन से। और वो हार्डवेयर कौन से हो सकते हैं? राउटर हो सकते हैं और फायरवॉल हो सकते हैं। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन विच सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क कैन रन। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? एसडीएन पढ़ा था, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क पढ़ा था। तो नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है जिसके ऊपर कौन चलता है? एसडीएन चलता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क चलता है। अब नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन का भी एक डायग्राम है जो कि हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास VNF है, वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क फंक्शन है। ये आपको ऐसे डायग्राम बना देना है। ये एक एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है जो कि पूरे
किसको हैंडल करती है? एनएफवी इंफ्रास्ट्रक्चर को, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन को मैनेज करती है। इसमें तीन चीजें होती है, कंप्यूट, नेटवर्क और स्टोरेज। जब आप यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन नेटवर्क बना दे, लेयर लगा देते हो, तो ये कंप्यूट वर्चुअल कंप्यूट में कन्वर्ट हो जाता है, नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टोरेज वर्चुअल नेटवर्क में स्टोरेज हो जाती, वर्चुअल स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाती है। और इस एप्लीकेशन और एनबीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा मैनेज करने का काम कौन करता है? नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट। तो आप ये डायग्राम यहाँ पर बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने दो बहुत ही बेहतरीन चीज पढ़ी थी, और वो दो बेहतरीन चीज है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, और उनको हमने डायग्राम के साथ पढ़ा है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क और नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के बीच में डिफरेंस बता दो। तो आपको अगर डिफरेंस याद नहीं हो रहे, तो आप क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के बारे में पहले लिख सकते हो डायग्राम के साथ, और फिर नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के बारे में लिख सकते हो डायग्राम के साथ। पर अगर आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इनके डिफरेंस भी लिख रखे हैं कि फोकस इज ऑन डेटा सेंटर्स, इट फोकस इज ऑन सर्विस प्रोवाइडर। फिर आप डेफिनेशन लिख सकते हो दोनों की, इसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, इसमें नहीं होता है, ये रिड्यूस करता है कॉस्ट को, इंक्रीज करता है स्केलेबिलिटी वगैरह को, ये नेटवर्किंग में यूज होता है, राउटर फायरवॉल में यूज होता है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिफरेंस, और आई होप अब आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा। और अब मैं आखिरी टॉपिक पे बढ़ता हूं, और जो आखिरी टॉपिक है वो है केस स्टडीज, कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कितनी केस स्टडीज है, मतलब कि वो रियल लाइफ में कहां कहां पर यूज हो सकता है। एक बात मैंने बताई आपको कि वो हेल्थ केयर में यूज हो सकता है, जो मैंने सबसे पहले आपको हार्ट का पेशेंट का एग्जांपल दिया था, वहां पर यूज हो सकता है। दूसरा कहां पर हो सकता है, इन्वायरमेंट में यूज हो सकता है। इन्वायरमेंट में कैसे यूज हो सकता है, आप बता सकते हो कि डस्टबिन है, डस्टबिन में हम कूड़ा डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, जब डस्टबिन पूरा फिलअप हो जाता है, तो डस्टबिन खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि वो पूरा फिलअप हो गया है। कैसे डिटेक्ट कर लेगा? क्योंकि वो आईओटी का इस्तेमाल कर रहा है, और जैसे ही वो डिटेक्ट कर लेगा कि वो पूरा भर चुका है, तो वो कंसर्न अथॉरिटीज को बता देगा, और कंसर्न अथॉरिटीज डस्टबिन में से जो भी कूड़ा कचरा है उसे निकाल लेंगी। अब जो चैप्टर नंबर 6 है आरटीयू में, उसमें क्या है, केस स्टडीज है, बहुत सारी केस स्टडीज है। उसमें से जो प्रीवियस ईयर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 केस स्टडीज आई थी, उसको मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है। बाकी आप हेल्थ में वो वाला एग्जांपल लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, बाकी इन्वायरमेंट में ये वाला एग्जांपल लिख सकते हैं, स्मार्ट सिटी में भी आप डस्टबिन वाला एग्जांपल लिख सकते हैं। पर जो भी आपको केस स्टडी लिखनी है ना, वो डायग्राम के साथ लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 4-5 केस स्टडी यहाँ पर मैंने लिस्ट करी है, क्योंकि केस स्टडीज बहुत सारी हैं, पर जो प्रीवियस ईयर में काफी ज्यादा पूछा गया है वो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन करी है, और जिसको आप अपने मन से नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर मैंने सबके ब्लॉक डायग्राम लिख रखे हैं। तो स्मार्ट इरिगेशन, स्मार्ट इरिगेशन में क्या होता है, आईओटी देखो सबसे पहले आर्डिनो बोर्ड से चालू होती है। आर्डिनो बोर्ड क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर डिटेक्टर होता है उसके पास। सॉइल मॉइस्चर डिटेक्टर क्या होता है कि मिट्टी में जितनी भी नमी है ना, उसको डिटेक्ट करता है, और नमी को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, ह्यूमिडिटी सेंसर है। तो हम यहाँ पर ह्यूमिडिटी सेंसर को यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो सॉइल मॉइस्चर डिटेक्टर होता है, सॉइल में जितनी भी नमी है वो डिटेक्ट करता है, सॉइल मॉइस्चर डिटेक्टर, और नमी को डिटेक्ट करने के बाद वो डिस्प्ले करता है। और डिस्प्ले कहाँ करता है, मॉइस्चर कंटेंट डिस्प्ले, डिस्प्ले करता है। और डिस्प्ले करने के बाद अगर मॉइस्चर कम होता है, मॉइस्चर कम होता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है रिले ड्राइवर में, और अगर मॉइस्चर कम होता है तो रिले ड्राइवर ओपन कर देता है हमारे पास वाटर पंप कंट्रोलर को। मॉइस्चर कम होता है तो वाटर पंप कंट्रोलर ऑन हो जाते हैं, और पानी हमें मिल जाता है सॉइल को। जैसे ही पानी मिल जाएगा सॉइल को, तो मॉइस्चर बढ़ जाएगा, और यहाँ पर सब कुछ सही चलेगा। और आर्डिनो बोर्ड में पावर सप्लाई तो आती ही रहती है। तो इस ब्लॉक डायग्राम से आप स्मार्ट इरिगेशन की केस स्टडी को काफी ज्यादा आसानी से समझा सकते हो। ब्लॉक डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर थ्योरी आपकी कोई नहीं पढ़ने वाला है। थ्योरी में आप पॉइंट्स बना के लिखो, ठीक है। और ब्लॉक डायग्राम वहां पर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम से पता लगता है कि आपको कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर है। अगली केस स्टडी की तरफ अगर मैं चलता हूं, तो अगली केस स्टडी है हमारे पास स्मार्ट पार्किंग। स्मार्ट पार्किंग में क्या होता है, अगर मेरे पास यहाँ पर पार्किंग है, ठीक है, यहाँ पर दो पार्किंग भरी हुई है, ये पार्किंग भरी हुई है, ये स्लॉट भरा हुआ है, ये वाला स्लॉट एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी गाड़ी आ रही है,
तो मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं भाई यहाँ से गाड़ी ले जाऊं या यहाँ से गाड़ी ले जाऊं। मेरे को डिसाइड करना है ये वाला स्पॉट एम्प्टी है, ये वाला एम्प्टी है, बताओ ये वाला एम्प्टी होगा तो यहाँ से ले जाता हूँ, ये वाला एम्प्टी होगा तो यहाँ से ले जाता हूँ। तो मान लो हमारे पास क्या होता है, एक आईओटी एप्लीकेशन है, तो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, मेरे पास अपना मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन से मैं आईओटी एप्लीकेशन को यूज करूंगा, और आईओटी एप्लीकेशन ने सारा क्लाउड में अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है, ये डेटाबेस से भी कनेक्ट है और मॉनिटरिंग सेंटर से भी कनेक्ट है, और क्लाउड में सारा कुछ पता है कि भाई एम्प्टी स्लॉट कौन सा है, यहाँ पर भी आईओटी डिवाइस लगे हुए हैं, ठीक है। ये बता देता है क्लाउड को कि भाई क्लाउड भी इससे अटैच्ड है कि कौन सा एम्प्टी स्लॉट है। जैसे ही क्लाउड को पता लग जाता है भाई ये वाला एम्प्टी स्लॉट है, ये मोबाइल को बता देता है, और मोबाइल में तो हम बैठे ही हैं तो हम चले जाते हैं यहाँ से। तो ये पूरा स्मार्ट पार्किंग का एग्जांपल है, तो आप इसका डायग्राम बना सकते हो और इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। स्मार्ट लाइटनिंग के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, और स्मार्ट लाइटनिंग के बारे में अगर आपको बताएं तो स्मार्ट लाइटिंग में सबसे पहले हमारे पास एक वेब सर्विस होती है, और वेब सर्विस किसकी मदद से चलती है, इंटरनेट की मदद से चलती है। इंटरनेट किससे कनेक्ट होता है, एक होम कंट्रोलर से कनेक्ट होता है, यही होता है हमारे पास राउटर। ये कनेक्ट होता है एक ईएमएस से, और ईएमएस कनेक्ट होता है हमारे लाइट, वाटर हीटर, एसी वगैरह वगैरह से। तो आप स्मार्ट लाइटिंग में ये लिख सकते हो। और स्मार्ट लाइटिंग मैंने आपको 3-4 बारी समझा रखी है। स्मार्ट लाइटिंग का मतलब होता है भाई क्लैप कर कर लाइट जल जाए, ये वाला डायग्राम आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और स्मार्ट लाइटिंग की आप डिसएडवांटेज भी एक्सप्लेन कर सकते हो। वो मैंने बताया ना, एक कमरे के अंदर अगर आपने एक व्यक्ति को घुसाया तो ये डिटेक्ट कर लेगी स्मार्ट लाइट की कोई आया है, तो लाइट लिट अप हो जाएगी। दूसरा व्यक्ति अगर इसके अंदर आया तो ये रजिस्टर कर लेगी भाई मेरे पास 2 व्यक्ति हैं, और ये लाइट अप ही रहेगी। पर एक व्यक्ति अगर इस रूम के अंदर से निकला तो इसे लगेगा कि दोनों व्यक्ति रूम के अंदर से निकल चुके हैं, तो ये लाइट ऑफ कर देगा, पर एक व्यक्ति तो रूम के अंदर है ही। तो स्मार्ट लाइटिंग का ये डिसएडवांटेज भी है। तो ये ब्लॉक डायग्राम की मदद से, डायग्राम की मदद से आप बहुत आसानी से इसको भी समझा सकते हो। अगला और आखिरी टॉपिक की तरफ हम चलते हैं अपने 29 पेज नंबर की तरफ, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम का मतलब होता है, देखो कि जो भी सर्वर है ना, जब भी हम सर्वर से क्लाइंट की तरफ कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर कोई भी पैकेट ट्रांसफर कर रहे हैं, देखो सर्वर है, पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लिया, राउटर के पास गया, फायरवॉल के पास गया, ठीक है। फायरवॉल ये मैनेज करता है कि कितना ट्रैफिक उसके अंदर आ रहा है और कितना ट्रैफिक उसके अंदर जा रहा है। फायरवॉल के तुरंत बाद लगा होता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम ये डिफाइन करता है कि उस पैकेट के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम चेक करता है पैकेट को, और अगर पैकेट सही होते हैं तो उसे क्लाइंट को भेज देता है, मतलब यूजर को भेज देता है। तो यहाँ पर हम इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और उसकी केस स्टडी में कुछ कुछ लिख सकते हैं। तो केस स्टडी मैंने आपको यहाँ पर 4 की बताई है, और यहाँ पर मैंने आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा है, क्यों, क्योंकि केस स्टडीज किसी की भी आ सकती है, उसे हमें अपने मन से लिखना होगा। जैसे कि मान लो कि हमारा ना फ्लैट था, मतलब हम रूममेट्स थे, फ्लैट में रहते थे, तो वहां पर ना ऊपर पाइप लग रहे थे, ठीक है। तो वहां पर भी आईओटी यूज हो रही है, मतलब वो पाइप क्या डिटेक्ट करते हैं। एक बारी क्या हुआ था, मतलब अगर अगर वहां पर हम आग नहीं लगा सकते, मतलब आग से क्या होता है कि हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। जैसे ही एयर का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं वो पाइप्स, और उनका वॉल्व खुल जाता है और पानी आने लगता है उनके अंदर से, ठीक है। तो एक बारी क्या हुआ था, ठंड का टाइम था, हमने ऐसे ही हाथ सेकने के लिए आग वहां पर लगा दी थी। तो हुआ क्या था, उधर से हॉट फ्लेम्स जली, टेम्परेचर ज्यादा हुआ और वो वॉल्व से पानी आने लग गया। बहुत मुश्किल से हमने उन्हें बंद किया। तो हमारे चारों तरफ आईओटी लग रही है, बस हमें यहाँ पर बताना, मतलब महसूस करना होता है। केस स्टडी का मतलब यही है कि तुमने कितना ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब जो वो वॉल्व है, पानी के वॉल्व, उधर हॉट गैसेस, मतलब कि वो टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं और वो वॉल्व खुल जाते हैं। तो वहां पर भी सेंसर यूज हो रहा है, टेम्परेचर सेंसर यूज हो रहा है, ठीक है। तो केस स्टडीज मतलब यही है। अब इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, और ये जो है हमारे पास स्मार्ट लाइटनिंग हो गई, और ये स्मार्ट पार्किंग हो गई, या फिर स्मार्ट इरिगेशन हो गई, ये काफी ज्यादा पूछा गया है, और इसे आप खुद से नहीं लिख सकते थे। जो चीज आप खुद से लिख सकते थे उसको मैंने आपको नहीं बताया है, पर आरटीयू के सिलेबस में मेन यही चारों चीजें हैं जो कि मैंने आपको लिस्ट डाउन कर दी है नीचे की तरफ। तो आई होप आज की वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आई होगी। इसमें मैंने डिटेल में एक एक पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है जो कि आपके आरटीयू एग्जामिनेशन में आ सकती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना।
तो क्योंकि उनके कम टाइम बचा है और कम टाइम में 29 पेज को याद करना काफी ज्यादा आसान है, और ये वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं। और आरटीयू का सिलेबस और ये नोट्स का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर देना, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देना अपने कॉलेज ग्रुप में ताकि और लोगों की हेल्प हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, क्योंकि अभी तो आईओटी आया है, अभी हम प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, काफी सारे इंटरव्यूज ला रहे होंगे हम इस चैनल के ऊपर, और हम लीड कोड के भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।